प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़ सह आचार्य अर्थशास्त्र राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको मुद्रा का अर्थ, प्रकृति एवं कार्य के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले लेते हैं मुद्रा का अर्थ। मीनिंग ऑफ मनी। मुद्रा अंग्रेजी भाषा के मनी शब्द का हिंदी रूपांतर है। मनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मॉनिटो शब्द से हुई है, जो रोम की देवी जूनो का प्रारंभिक नाम था। देवी जूनो को स्वर्ग की रानी माना जाता था, अतः मुद्रा को भी स्वर्गीय सुख प्रदान करने का प्रतीक माना गया था। एक अन्य अर्थ में इसका संबंध लैटिन भाषा के पिकुनिया शब्द से माना जाता है, जिसका अर्थ है पुकस अर्थात पशुधन। तो इस तरह से जो मनी है यह मुद्रा का अंग्रेजी रूपांतरण है। अब हम लेते हैं मुद्रा की परिभाषाएं। मुद्रा की परिभाषाओं को मुख्यतः दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक है विचारधारा के अनुसार और दूसरा है प्रकृति के अनुसार। विचारधारा के अनुसार जो परिभाषाएं हैं उन्हें मुख्यतः हम तीन भागों में बांट सकते हैं। संकुचित दृष्टिकोण, जो कि रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया। दूसरा है विस्तृत दृष्टिकोण, जो कि हार्टले, विदर्स, कोल आदि के द्वारा दिया गया। और तीसरा है आधुनिक दृष्टिकोण, जिसमें एली, मार्शल, क्राउथर, कीन्स आदि की परिभाषाएं आती हैं। और जो दूसरा है बी, प्रकृति के अनुसार परिभाषाएं, इनको भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहली है वैधानिक परिभाषाएं, ये दी हैं प्रोफेसर नैप, प्रोफेसर हार्ट्रे के द्वारा। दूसरी है वर्णनात्मक परिभाषाएं, जो दी गई हैं हार्टले, विदर्स, सिजविक, क्राउथर आदि के द्वारा। और तीसरी है सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं, जो वॉकर, किनले, कीन्स, सेलिगमैन आदि के द्वारा दी गई। हम लेंगे विचारधारा के अनुसार परिभाषाएं, जिसमें पहली है संकुचित परिभाषा। इसमें सबसे पहली परिभाषा प्रोफेसर रॉबर्टसन के द्वारा दी गई है। इन्होंने कहा है कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो अन्य वस्तुओं के मूल्यों के भुगतान में या व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने में विस्तृत रूप से स्वीकार की जाती है। तो इन्होंने केवल धात्विक मुद्रा को ही मुद्रा की श्रेणी में शामिल किया। इससे मुद्रा का क्षेत्र आवश्यकता से अधिक संकुचित हो जाता है, क्योंकि जो धातु मुद्रा है वह धातु की बनी होती है, जबकि आजकल पत्र मुद्रा भी चलन में है। तो इसके कारण मुद्रा का क्षेत्र बहुत अधिक संकुचित हो जाता है। इसके बाद दूसरी लेते हैं व्यापक परिभाषा। सबसे पहली परिभाषा है हार्टले, विदर्स के शब्दों में, अर्थात मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो कोई भी वस्तु जो मुद्रा का कार्य करती है वह मुद्रा हो जाती है। तो ये बहुत ही विस्तृत परिभाषा है कि जो भी वस्तु मुद्रा का कार्य करती है वह मुद्रा है। इसके बाद अगली परिभाषा है प्रोफेसर कोल के शब्दों में। उन्होंने बताया है कि मुद्रा केवल क्रय शक्ति है जो वस्तुएं खरीदती हैं, अर्थात इसमें भी मुद्रा को ये कहा गया है कि यह केवल क्रय शक्ति है जो वस्तुएं खरीदने का कार्य करती है। तो प्रोफेसर हार्टले, विदर्स की परिभाषा में मुद्रा में उन सभी वस्तुओं को शामिल कर लिया है जो मुद्रा का कार्य करे, अर्थात धात्विक मुद्रा, पत्र मुद्रा और साख मुद्रा सभी को मुद्रा की श्रेणी में लिया गया है, और इससे मुद्रा का क्षेत्र आवश्यकता से अधिक विस्तृत हो जाता है। तीसरी हैं आधुनिक एवं उचित दृष्टिकोण की परिभाषाएं। इसमें सबसे पहली है एली के शब्दों में। उनके अनुसार मुद्रा कोई भी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरित होती है तथा सामान्यतः ऋणों के अंतिम भुगतान में ग्रहण की जाती है। तो एली ने यह कहा है कि कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरित होती है और ऋणों के अंतिम भुगतान में ग्रहण की जाती है, उसे हम मुद्रा कहते हैं। मार्शल ने कहा है
कि मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जो बिना किसी विशेष समय या स्थान पर बिना संकोच या विशेष जांच के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने तथा खर्चों के भुगतान के रूप में साधारणतः प्रचलित हैं। तो यहाँ मार्शल ने एक बहुत बड़ी बात कही है और वह यह है कि वे सारी वस्तुएं जो बिना किसी संकोच या विशेष जांच के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और खर्चों के भुगतान के रूप में स्वीकार की जाती हैं, वह मुद्रा कहलाती है। इसके बाद अगली परिभाषा है कीन्स के शब्दों में। कीन्स ने कहा है कि मुद्रा वह है जिसको देकर ऋण क्रय संविदों तथा कीमत क्रय संविदों का भुगतान किया जाता है और जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। तो यहाँ पर कीन्स ने ये कहा है कि मुद्रा वह है जिसको हम देकर के ऋण से संबंधित सौदे और कीमत से संबंधित जो सौदे हैं उनका भुगतान करते हैं। पहले से तय कर लिया जाता है कि इस कीमत पर यह वस्तु खरीदी जाएगी या बेची जाएगी, ये कहलाता है कीमत क्रय संविदा। और ऋण क्रय संविदा का मतलब है कि इस समय इतना उधार लिया जाएगा, इस पर इतना ब्याज दिया जाएगा, तो ये कहलाता है ऋण क्रय संविदा या ऋण सौदा। तो मुद्रा वह है जिसको देकर ऋण क्रय संविदों तथा कीमत क्रय संविदों का भुगतान किया जाता है और जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। तो ये जो परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं के अनुसार चेकों, हुंडियों तथा विनिमय पत्रों को मुद्रा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो इनका स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण होता है और न ही ये बिना संदेह या विशेष जांच के स्वीकार किए जाते हैं। अतः मुद्रा में धातु मुद्रा व पत्र मुद्रा को ही शामिल किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम चेक लेते हैं, ड्राफ्ट लेते हैं, तो उसकी अच्छी तरह से जांच परख करते हैं कहीं ये फर्जी चेक तो नहीं है, और उसके बाद ही इनका लेन देन होता है। और इसीलिए चेक, हुंडी, विनिमय पत्रों को मुद्रा में हम सम्मिलित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं होता है और न ही ये बिना संदेह या विशेष जांच के स्वीकार किए जाते हैं। तो जो आधुनिक दृष्टिकोण है, इसके अनुसार मुद्रा में धातु मुद्रा व पत्र मुद्रा को ही शामिल किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि रॉबर्टसन की परिभाषा बहुत ही संकीर्ण है, क्योंकि इसमें केवल धातु मुद्रा को ही शामिल किया गया है। हार्टले विदर्स की जो परिभाषा है, इसमें धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा और साख मुद्रा सभी को शामिल किया गया है, अतः अति विस्तृत परिभाषा है। लेकिन साख मुद्रा को मुद्रा में शामिल करना उचित नहीं लगता है, अतः मार्शल, एली और कीन्स का दृष्टिकोण ही अधिक उचित है। प्रकृति के आधार पर अगर परिभाषाएं लेते हैं तो सबसे पहली परिभाषा है वैधानिक परिभाषाएं। इसमें सबसे पहले प्रोफेसर नैप ने कहा है कि कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा हो जाती है। अर्थात कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाए, वह मुद्रा हो जाती है। इसी तरह से हॉटरे ने कहा है कि मुद्रा के दो पहलू होते हैं। प्रथम यह हिसाब की इकाई है और दूसरी विधिग्राह्य है, अर्थात वस्तु के मुद्रा होने के लिए उनके पीछे स्वीकार करने की वैधानिक बाध्यता हो, अर्थात कानून की शक्ति उसके पीछे होती है कि उसे स्वीकार करना कानूनन जरूरी है, विधि के द्वारा वो ग्रहण की जाने वाली होती है। इस प्रकार वे वस्तुएं ही मुद्रा है जिन्हें राज्य वैधानिक रूप में मुद्रा घोषित करे और वे वस्तुओं के भुगतानों में विधिग्राह्य हो। लेकिन आधुनिक समय में ये परिभाषाएं उपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि कई बार जनता का विश्वास उठ जाने पर वैधानिक मुद्रा स्वीकार न की जाए, जैसे कि 1923 में जर्मनी का मार्क वैधानिक होने पर भी सर्वग्राह्य नहीं था, क्योंकि जनता का विश्वास उस पर से उठ गया था। और दूसरी बात यह है कि विनिमय स्वतंत्र एवं ऐच्छिक आदान प्रदान है, ये व्यक्तियों की इच्छा पर निर्भर है और पूरी तरह से स्वतंत्र है। प्रकृति के आधार पर परिभाषाओं में दूसरे प्रकार की है वर्णनात्मक परिभाषाएं। इन परिभाषाओं में मुद्रा की परिभाषा उसके कार्यों के आधार पर की जाती है। जैसे सबसे पहली परिभाषा दी है हार्टले विदर्स के द्वारा कि मुद्रा
वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अर्थात कोई भी वस्तु जो मुद्रा का कार्य करती है, इसमें मुद्रा के कार्यों का वर्णन किया गया है, अतः इसे मुद्रा कहा गया है। प्रोफेसर कोलबोर्न ने कहा है कि मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है। तो इसमें मुद्रा के दो कार्यों का उल्लेख किया गया है कि एक तो यह मूल्य के मापन का कार्य करता है और दूसरा मुद्रा के माध्यम से भुगतान किया जाता है। नोगारो ने भी कहा है कि मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम और मूल्य के सामान्य मापक के रूप में कार्य करती है। तो इसमें भी मुद्रा के दो कार्यों का उल्लेख है, एक तो है विनिमय के माध्यम और दूसरा मूल्य के सामान्य मापक के रूप में कार्य करती है। तो इसी प्रकार की जो परिभाषाएं हैं टॉमस सिजविक, क्राउथर, ट्रेस्कॉट आदि ने भी दी है, जिनमें मुद्रा के कार्यों का वर्णन किया गया है। तो ये परिभाषाएं मुद्रा के कार्यों के आधार पर दी गई हैं, लेकिन ये परिभाषाएं भी उपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि वस्तु में सर्वग्राह्यता तथा वैधानिकता न होने पर केवल उसके कार्यों के अनुसार उन्हें मुद्रा नहीं माना जा सकता। उनमें सर्वग्राह्यता का गुण होना चाहिए और वैधानिकता का गुण भी होना जरूरी है। इसके बाद तीसरी है सामान्य स्वीकृति या सर्वग्राह्यता पर आधारित परिभाषाएं, अर्थात वो सभी के द्वारा ग्रहण की जाने वाली हो, उनमें सभी की सामान्य स्वीकृति मौजूद होनी चाहिए। सबसे पहली परिभाषा है सेलिगमैन के शब्दों में, मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त हो, अर्थात वह सभी के द्वारा ग्रहण की जाने वाली होनी चाहिए। दूसरा है प्रोफेसर कोल के शब्दों में, मुद्रा केवल क्रय शक्ति है जिससे वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। यह वह वस्तु है जो साधारण तथा व्यापक पैमाने पर भुगतान के साधन के रूप में प्रयोग की जाती है और साधारणतः ऋणों के भुगतान में स्वीकार की जाती है। तो इसमें भी सामान्य स्वीकृति की बात कही गई है कि साधारणतः ऋणों के भुगतान में स्वीकार की जाती है। प्रोफेसर केंट ने कहा है कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे साधारणतः विनिमय के माध्यम या मूल्य के मान के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ भी मुद्रा को स्वीकार करने की बात की गई है कि यह विनिमय के माध्यम या मूल्य के मान के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्राउथर ने कहा कि कोई भी वस्तु जो विनिमय के साधन के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है और उसी समय मूल्य मापक एवं मूल्य संचयन का कार्य करती हो, मुद्रा कहलाती है। तो क्राउथर ने भी यही कहा है कि कोई भी वस्तु जो विनिमय के साधन के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है और उसी समय मूल्य मापक एवं मूल्य संचयन का कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है। तो उपरोक्त परिभाषाओं में मुद्रा की सामान्य स्वीकृति या मुद्रा की सर्वग्राह्यता पर बल दिया गया है। साख पत्रों को मुद्रा के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इनमें सामान्य स्वीकृति, स्वतंत्र व ऐच्छिक हस्तांतरण, विनिमय के माध्यम और मूल्य के मान के रूप में मान्यता का अभाव होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि मुद्रा की उपयुक्त परिभाषा क्या है। तो कोई भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, भावी ऋणों के भुगतान का आधार, मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, वह मुद्रा कहलाती है।